हमारा टॉपिक मिल गया आपको। कल यही लिखाया था मैंने ऑलमोस्ट लास्ट में। प्रेसिडेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। प्रेसिडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो कल मैं बार बार रिपीट कर रहा था। जैसे कि प्रधानमंत्री की जो का पद है वो कौन से आर्टिकल में है। प्रधानमंत्री का पद 74, प्रधानमंत्री का पद पूछ रहा हूँ मैं, 74(1) में है। ठीक है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद 52 में है। राष्ट्रपति का पद कहाँ पर है? 52 के अंदर है। ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ कहाँ पर है? 7 में है। राष्ट्रपति की योग्यताएं कहाँ है? 54 में है। ठीक है। राज्यपाल का राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ है? 56 में है। शर्तें 55 में है। ठीक है। हाँ। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ है? 61 में। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां कहाँ हैं? 72 में, 72 में है ना। वो पूरी तरह से उसको फिनिश भी कर सकता है, सब कुछ खत्म कर सकता है, माफ कर सकता है, जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सबकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के शासन के बारे में बता दिया ना मैंने आपको। आपातकालीन शक्तियां बता दी, याद रखनी है आपको। ठीक है। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है? शासन, हाँ 356 इज द राइट। राष्ट्रपति शासन 356, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल तो याद रही जाएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। वित्तीय, हाँ ठीक है। ठीक है। अब लिखिएगा, हमारे पास जो आपका टॉपिक है संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसद, संसद के 3 अंग होते हैं, ये तो हमको पता ही है। कौन कौन से होते हैं संसद के? हाँ, संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा। क्या चलाऊं? अच्छा वो बंद कर गए क्या आपके? कौन सा वाला, यहाँ से चलेगा क्या? नहीं वो इससे तो कहाँ पर? ठीक है। तो लोकसभा, दूसरा अंग होता है इसका राज्यसभा। राज्यसभा। और तीसरा अंग होता है इसका, जो महत्वपूर्ण अंग होता है उसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया। राष्ट्रपति का संबंध कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? 52 से लेकर 61 तक है। जहाँ उसका महाभियोग की प्रक्रिया आ जाती है वहाँ तक हमारे क्या चलते हैं? राष्ट्रपति चलते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, हम बात करें राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा का जो संबंध है वो अनुच्छेद 80 से है। अनुच्छेद 80 से है। ठीक है। और लोकसभा के बारे में बात करें तो इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 81 से। कुछ टर्मोलॉजी आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारे आपको एग्जाम को नोटिफिकेशन आ गया, देख लिया आप लोगों ने? हाँ देखा, 4th ग्रेड वाला देख लिया? 4th ग्रेड, हाँ नहीं 4th ग्रेड वाला देखा आपने? फॉर्म भर दिया ना? पहला वाला तो भर दिया ना आप लोगों ने? पहला वाला तो भर दिया, दूसरा एक और आया था 4th ग्रेड पे, देख लेना। चलो हाँ तो सेम ही है, ज़्यादा अरे तो क्या हो गया? तो हमको तो वैसे सही करने हैं, गलत करने ही नहीं है ना। 60 की है उसमें, 60 की 60 की है उसमें, उसमें आप वाले में 60 से, हाँ 60 की में तो। अरे तो क्या कोशिश तो करनी है ना, लेकिन टारगेट तो यहीं पर है, उसको छोड़ना नहीं। हिंदी तो पढ़ाते ही हैं आपको सर, है ना? बिल्कुल आ जाएगी, मेरी तरफ से मैं 1% कमी नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो क्या हो गया, पढ़ो, बहुत टाइम है। रात के 12 घंटे आपके पास ही होते सोने के लिए, बंद कर दो सोना। अब आपको इनके कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि
लोकसभा को क्या बोला जाता है? इसको अलग अलग नाम बोले जाते हैं, वो नाम आपको याद रखना है। और उनको भी क्या बोला जाता है वो नाम। जैसे लोकसभा को सबसे पहले बोला जाता है, जो आपको याद रखना है, लोअर हाउस, निम्न सदन। ठीक है, इसे ही बोला जाता है टेम्परेरी हाउस, अस्थाई सदन। ठीक है, इसे ही बोला जाता है युवा सदन, युवा सदन, क्योंकि इसमें जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ये 3 नाम आपको इसके लिए याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, इसे ही बोला जाता है स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भी क्या होता है? डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भी ये खत्म नहीं होता। स्थायी सदन। ठीक है, इसे ही बोला जाता है अनुभवियों की सदन, अनुभवों का सदन, या अनुभवी, अनुभवी व्यक्तियों का सदन, व्यक्तियों का सदन। ये 3-4 नाम जो है हमको याद रखना। इंग्लिश के नाम भी याद रखना इसको। इसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ सिटीजन नहीं बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। और इसको बोला जाता है हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है ना? संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बताया क्या मैंने अभी तक आपको? सेवेंटी नाइन। ठीक है, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? भारत में एक संसद होगी जिसके 2 सदन और 1 अंग के रूप में राष्ट्रपति कार्य करेगा। या यूं बोले कि भारत में एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये किस में लिखा गया है? 79 में। इसको लिखवा रहा हूं मैं, ये आपको डायग्राम से भी चलते रहेंगे और सेंटेंस में भी चलते रहेंगे। ठीक है, लिखिएगा अनुच्छेद 79 एज इट इज मेमोराइज होना चाहिए, एज इट इज। ऐसा कैसा है? अनुच्छेद 79 भारत में, या डायरेक्ट लिखो संसद को, भारत में एक संसद होगी, भारत में एक संसद होगी। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं संसद का उल्लेख होगी, जिसके 3 अंग होंगे, 3 अंग होंगे, 3 अंग होंगे। अनुच्छेद के साथ आपको याद रखना है होंगे। पहला अंग कौन सा है? राज्यसभा। कौन से अनुच्छेद में है? 81 में है या 80 में है? 80 में है ना। राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 के अनुसार। दूसरा अंग क्या होगा? लोकसभा, अनुच्छेद 81। बहुत बढ़िया। और तीसरा अंग क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसका अनुच्छेद बताओ। बहुत बढ़िया, आप इसको केवल 52 ही ले सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद, राष्ट्रपति का पद तो केवल 52 में ही तो है, बाकी तो उसके बारे में है ना। ये 3 चीजें हैं, ये तीनों अंग हैं। लेकिन संसद का एक चौथा स्तंभ भी माना जाता है। वो किसको माना जाता है? मीडिया को माना। कौन सी मीडिया? सोशल मीडिया, नेट मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मतलब जो भी छपाई वाला होता है, छपाई तो प्रिंट कहलाती है ना, प्रिंट मीडिया। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि
जो हमारी संसद है ना, संसद की जननी किसको बोला जाता है? इंग्लैंड को। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन भी लिख सकते हो और इंग्लैंड भी आप लिख सकते हो। ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। वो कहा जाता है पार्लियामेंट, यानी संसद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, लेकिन वो उतने लेवल तक हम नहीं जाएंगे, हम चलेंगे डायरेक्ट सदनों की ओर कि कौन से सदनों से, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल एक डायरेक्ट वर्ड दे रखा है, वो है संसद, बस। अब बताओ संसद का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में किया गया है? किसमें किया गया? ठीक है, इसको एक और लिखना, इसको बोला जाता है प्रथम सदन। इसी को बोला जाता है प्रथम सदन, हाँ। और उसको बोला जाता है द्वितीय सदन, इसको बोला जाता है द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। लेकिन प्राथमिक सदन ये है और द्वितीयक सदन वो है। फर्स्ट हाउस इसको बोला जाता है, सेकंड हाउस इसको बोला जाता है, बट प्राइमरी हाउस इसको बोला जाता है, सेकेंडरी हाउस उसको बोला जाता है। समझ रहे हो? एक सेकंड है और एक सेकेंडरी है। संसद भवन देखा आपने? कितने कदमों पिलर्स पे लगा हुआ है, ये देखा? टोटल कितने पिलर्स है उसमें? है नया वाला तो देख ही सकते हो आप सब लोग, ठीक है? दिखाऊं? दिखाएंगे। नेक्स्ट लिखना है इसके अंदर आगे संसद के सत्र, फिर उसके बाद हम सदनों पे आ जाएंगे। हाँ, सत्र सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट है। सत्र सेशंस, हाँ, जैसे स्कूल सेशन चलता है, फाइनेंशियल सेशन, हाँ, ये कितने होते हैं? संसद के सत्र कितने होते हैं? नहीं, अगर 4 महीने होते हैं या 4 मौसम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 सत्र हो जाते हैं। संसद के सत्रों की कुल संख्या जो होती है वो होती है 3। हाँ जी, संसद के सत्र 3 होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सत्र रहता है उसको बोलते हैं बजट सत्र। बजट सत्र जो चलता है फेब से मई तक, यह चलता है फरवरी से मई तक। फरवरी से मई, मई के बाद क्या आ गया आपके सामने? जून। जून में क्या होती है? गर्मी होती है। गर्मी के बाद क्या आते हैं? मानसून सत्र। अब पकड़ रहे हो ना? ऐसे इसको चलाया करो ऊपर वाले खोपड़े को, कि मैं जानना क्या चाह रहा हूँ कि भाई गर्मी ग्रीष्म का। आप एक चीज बताओ, हम गर्मियों में किसी लोग रिश्तेदारों के नहीं जाते, ये सांसद लोग क्या पार्लियामेंट जाएंगे क्या? ये कब जाएंगे? जब मौसम क्या हो जाए, थोड़ा खुशनुमा हो जाए, ठंडा हो जाए। उसको बोला जाता है मानसून सत्र। मानसून सत्र, ठीक है। मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। जुलाई टू सितंबर। ठीक है, तो छुट्टियां ही बहुत होती हैं इनको, अलाउंस, क्योंकि ये जब जब वहाँ पे पार्लियामेंट में जाते हैं इनको तनख्वाह तो चलती रहती है, इनके अलाउंस भी बहुत मिलते हैं, पोकट का खाना मिलता है, चाय कॉफ़ी तो अनाप शनाप मिलती है इनको, ठीक है। इसके बाद कौन सी आएगी? बारिश के बाद क्या आ जाएगी? तो शीतकालीन सत्र। तीसरा जो सत्र होगा वो होगा आपके शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र कब चलता है? नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। नवंबर टू दिसंबर के बीच में चलता है, क्योंकि दिसंबर के बाद वापस ये कब मिलेंगे? फिर फरवरी में। देखो बताओ, एक सत्र की मिनिमम अवधि कितनी हो गई? 4 महीने की। कितने की हो जाती है? 4 महीने। लेकिन 4 महीने थोड़ा ना हो रहा है। कहा यह जाता है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में
6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मीन्स ये, जब एक सत्र आयोजित हो गया तो अगला सत्र 6 महीने पूरे होने से पहले आयोजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी 3 हो पाएंगे। अगर 6-6 महीने की अवधि रखोगे तो साल में अवधि सत्र कितने हो पाएंगे? 2 ही हो पाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम अवधि जो है 6 महीने से कम की है, 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब आएंगे हम हमारे लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या और उनसे संबंधित। देखिए, विशेष सत्र जो स्पेशली के लिए बुलाया जाता है, स्पेशली कोई अध्यादेश जारी करने के लिए, कोई इमरजेंसी विधेयक हो उसके लिए बुलाया जाता है। और विशेष सत्र हमेशा राष्ट्रपति बुलाएगा, ये भी ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें देखिएगा, दोनों चीज एक साथ चल रहा हूँ। सबसे इधर क्या थी? लोकसभा थी ना हमारे पास, लोकसभा, दोनों एक साथ लेके चलेंगे हम। और यहाँ पे थी राज्यसभा, राज्यसभा। लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 81। राज्यसभा से संबंधित कौन सा है? 80 है, याद होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। कितनी है? 552 है। एंग्लो इंडियन को हटा देंगे तो कितनी रह जाएगी? 550। लेकिन संविधान में कितनी लिखी गई है? 2001 की जनगणना के अनुसार, और सॉरी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कब तक? 2026 की जनगणना होने तक। अब जनगणना वापस शुरू होगी अक्टूबर के आसपास। ठीक है, तो ये सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी तरह से वहां की राज्यसभा के बारे में पूछा जाएगा तो कितना होएगा? 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250, अधिकतम सदस्य संख्या 250। ठीक है, कितने सदस्य जो है चुनकर आएंगे और कितने सदस्य जो है मनोनीत होके आएंगे? ठीक है, ये देखिएगा, 550 तो क्या हो जाएंगे? चुन के आएंगे। ठीक है, और 2 सदस्य क्या होंगे आपके? मनोनीत होके आएंगे। लेकिन ये प्रस्ताव तो खत्म हो चुका है, अब एंग्लो इंडियन को हम नहीं चुनते हैं। हाँ, क्या? राज्यसभा मेंबर्स है। अच्छा, पहले एक बात सुनना, मैं बता रहा हूं कि कितनी हो सकती है, बता रहा हूं मैं, है कितनी है नहीं बता रहा हूं। मतलब कितनी हमने सीट्स वहां बना रखी है इतने जनों के बैठने के लिए। लोकसभा में कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? 552 के लिए। ठीक है, और उसमें से 550 तो क्या आ सकते हैं? चुन के आ सकते हैं, और 2 जो है हाँ मनोनीत हो सकते हैं। एंग्लो इंडियन, हाँ, जिनके पास जो एनआरआई होते हैं, जो नहा। इसी तरह से राज्यसभा के बारे में बात की जाए तो राज्यसभा के अंदर भी कितने सदस्य चुन के आते हैं विधान परिषदों से? 38। ठीक है, और कितने सदस्य मनोनीत होके आते हैं? 12 सदस्य जो है मनोनीत होके आते हैं। ठीक है, ये तो वो सदस्य संख्या है जो कि निर्धारित है संविधान के अंदर। ठीक है, संविधान अरे तो मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। निर्धारित है, मैं निर्धारित संख्या है। ये पूरा तो इसके लिए है, जो संविधान के लिए है। अब जो बताना जा रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि वर्तमान में क्या प्रोसेस है। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति देखिएगा। ठीक है, वर्तमान में सदन की संख्या, वर्तमान में सदन की संख्या, सदन में वर्तमान में सदन वर्तमान में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी उपलब्ध है। अगर बात की जाएगी लोकसभा की तो लोकसभा में कितनी है इस समय? अधिकतम 545। हो कितनी सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या तो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है?
545 है। अब इस 545 को फिर तोड़ेंगे हम लोग, कितने लोग चुने जाके आएंगे राज्यों और केंद्र शासित से? दो तो वो के वही, हाँ बस यही समझाना चाह रहा था। 543 तो कैसे चुन के आएंगे? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा। और 2 सदस्य कैसे चुन के आएंगे? मनोनयन के द्वारा, एंग्लो इंडियन, मनोनीत होने के द्वारा। इसी तरह से राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या वर्तमान में उपलब्ध है? 245। 245 में से कितने सदस्य जो है चुनकर आएंगे विधान परिषदों से? 12 माइनस करोगे ना आप, कितने हो जाएंगे? 33 होंगे, 37 नहीं है ना, 35 क्यों होंगे, है ना? 233 जो है वो चुन के आएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीजें याद रखनी है कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में कितनी है? 245 है, ठीक है। जबकि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हाँ, अधिकतम संख्या, ये अधिकतम संख्या है, अधिकतम, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। हाँ, अधिकतम संख्या। और इधर भी क्या है? ये राज्यसभा की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या। ये चार्ट समझ में आ रहा है ना आपको? इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं रहेगी आपको। ये दो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन, या इसको आप मनोनीत भी बोल सकते हो, लेकिन वर्तमान में इनको नहीं लिया जाता। 543 ही रहेगी, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में तो अभी भी जो है और जो सदस्य हैं उनको क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है, केवल एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? हाँ, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, ठीक है। और राज्यसभा में तो आज अभी भी कितनी है? इतनी ही है, वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य संख्या, ठीक है। लोकसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्यसभा में कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित सदस्यों की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है इसके अंदर आगे अपन, दोनों एक साथ लेके चलेंगे भैया ना, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। सबसे पहली चीज, सदस्यों की योग्यता, की योग्यता, ठीक है। यहां पर भी यही है आपकी सदस्यों की योग्यता। अब योग्यता में पहला पॉइंट क्या लिया जाता है? आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु, हाँ जी, और अधिकतम आयु कुछ नहीं, ठीक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और यहां पर 30 साल। न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा। दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी के लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ये दो तीनों चीजें तो याद रहेगी, लिखाने की जरूरत तो नहीं है आपको। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, दिवालिया होना नहीं चाहिए, और किसी के लाभ के पद पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कार्यकाल, लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है?
लोकसभा प्राथमिक सदन है या द्वितीयक सदन है? प्राथमिक सदन है भाई। लोकसभा जो है हाउस ऑफ कॉमन है या हाउस ऑफ स्टेट है? लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन है या हाउस ऑफ स्टेट है? हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है ना। इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित है, कितना है? हाँ निश्चित है। निश्चित है क्या? क्या पक्का है क्या? एक सरकार बनेगी तो 5 वर्ष चलेगी ही चलेगी, गिर सकती है, इसलिए हम इसको निश्चित नहीं लिख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः कितना है? 5 वर्ष है, सामान्यतः 5 वर्ष है, ठीक है। और इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल है ही नहीं, इसका कार्यकाल नहीं। रुको आप ना जल्दबाजी नहीं करो, वो भी जल्दबाजी करता है। मुझे सुन दो तो सही पूरा अच्छे से। आपको जब आपका पूरा डाउट क्लियर नहीं हो जाए ना, फिर आप मुझे पकड़ लिया करो, हाँ भाई साहब अब बताओ मेरे को कहाँ रह गई चीज। इसका कार्यकाल जो है, ये कार्यकाल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है, सदन है, ठीक है। अब बात की जाती है सदस्यों के कार्यकाल की। सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल उतना ही है जितना इसके सदन का है। कितना है? 5 वर्ष है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? अब बोलो आप, आया समझ में राकेश जी? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। मैं पूछ रहा था तो मैं बता भी तो रहा हूं, है ना। तो सदस्यों का कार्यकाल, हाँ सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। क्योंकि प्रति जो 2 साल के अंदर क्या होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, है ना, ठीक है। इसका बात करें चुनाव, तो इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ सिटीजन, जनता के द्वारा ना प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से इसका सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है। और उधर इनका जो चुनाव है वो कौन करता है? एमएलएस करते हैं, है ना। विधानसभा के सदस्य करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, हाँ अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। लेकिन आपको ये पता है कि इन सदस्यों का चुनाव चुनता कौन है? विधानसभा के सदस्य, है ना। सदस्यों का चुनाव विधानसभा, विधानसभा के सदस्य करते हैं, के सदस्य करते हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। इस सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? अध्यक्ष को बोला जाता है स्पीकर बोला जाता है, प्रवक्ता, इसको क्या बोला जाता है? स्पीकर बोला जाता है, या फिर इसे ही बोला जाता है अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। चेयरपर्सन, यहां का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है? सभापति बोला जाता है। बोला तो क्या जाता है? सभापति बोला जाता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन सीट पे बैठने वाला क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। मीन्स ये कि जब राज्यसभा चल रही होगी और किसी भी सदस्य को अपनी बात कहनी है
तो वो परमिशन मांगेगा तो वो कहेगा माननीय सभापति महोदय या महोदय, और जब इधर बोलेगा लोकसभा में तो वो सदस्य क्या बोलेगा, माननीय स्पीकर महोदय या अध्यक्ष महोदय। ठीक है, जैसे विधानसभा में भी क्या होता है, अध्यक्ष ही होता है, स्पीकर होता है। अभी विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर आपको पता ही है कौन है। ठीक है, चुनाव ठीक है, अब इसमें टर्मोलॉजीज आ जाती हैं कुछ छोटी छोटी। चुनाव हो गया, इनका कार्यकाल हो गया, ये तो उसमें से चुनाव होता है ना, जितने लोकसभा के सदस्य आते हैं जो है ना। ठीक है, ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। मीन्स ये राज्यसभा में सभापति का चुनाव चुनते हैं वो अपने में से ही है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री पे आना चाह रहा हूं, मेरी बात समझो आप। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पार्टी है उसकी लोकसभा में सीटें ज्यादा होनी चाहिए। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो मेंबर तो किसकी थी, राज्यसभा में, लेकिन उस समय लोकसभा में बहुमत किस दल के पास था, कांग्रेस के पास था। बहुमत किसके पास था, कांग्रेस के। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि लोकसभा में जिस दल के पास सीटें ज्यादा होंगी उसी दल का एक नेता प्रधानमंत्री बनेगा। मनमोहन जी भी राज्यसभा से ही थे, लेकिन बाद में कौन से सदस्य बन जाते हैं, वो लोकसभा के सदस्य। या तो वो लोकसभा के मनोनीत सदस्य बन सकते हैं या फिर वो लोकसभा का क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन था कहां से पहले, वो राज्यसभा से ही थे। ठीक है, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। फिर बात आती है शपथ की। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं, आगे लिखते हैं, चलिए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें चलेंगी अलग अलग सी जो आपको याद रखनी है। हाँ, दोनों में ही चलाऊंगा मैं, साथ साथ ही चलाऊंगा आप, दोनों में साथ साथ चलेंगे आप, लोकसभा और राज्यसभा। शपथ तो दोनों में होती है, शपथ तो दोनों में होती है। ठीक है, शपथ, सबसे पहले बताओ शपथ का प्रारूप कहां पर है, गजब गजब, अनुसूचियां याद करो। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में शपथ है, तीसरी में वेतन और भत्ते हैं। तो ये जो शपथ लेते हैं कौन सी अनुसूची के अनुसार लेते हैं, अनुसूची 2 के अनुसार। अरे सोचो तो सही, है ना, सोचो, वो तो आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ हाँ, शपथ। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है इन सभी को, किसको, तीसरी में, दूसरी के अंदर वेतन और भत्ते हैं, लोकसभा के सदस्यों को। प्रेसिडेंट नहीं दिलाएगा क्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप तो इसके अंदर, इन दोनों में क्या होता है, सबसे पहले लिखो प्रोटेम स्पीकर, लिखो पहले तो आप प्रोटेम स्पीकर। हाँ, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर ही क्या करता है, शपथ दिलाता है। हाँ, वरिष्ठ होता, प्रोटेम स्पीकर शपथ किसको दिलाता है, शपथ स्पीकर। आ गई ना बात निकल के, ऐसे प्रोटेम स्पीकर शपथ स्पीकर को दिलाता है। सेम टू सेम क्या हो जाएगी, वो की वही चीज उधर हो जाएगी राज्यसभा में। फिर बात आती है प्रोटेम स्पीकर होता कौन है,
सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य, नागरिक कहां से आ गया, वरिष्ठ सदस्य, और किसके अंदर, आयु में वरिष्ठ होना चाहिए वो। जैसे भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, कि वो सब में क्या थे, सीनियर मोस्ट थे। तो क्या 389 या 299 में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो उनकी उम्र के अनुसार हो, ऐसा संभव थोड़े ना है। लेकिन फिर भी उनको क्या आगे कर दिया जाता है कि आप पहले आ जाओ, ठीक है। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर, हाँ जो उम्मीदवारों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला दिया आपको। अब सदस्यों, हाँ सदस्यों को शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। राष्ट्रपति का कहीं पे भी रूल नहीं है इसमें। और इधर कौन आ जाएगा, सभापति आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे आपके सभापति, एज इट इज बात चलेगी यहाँ पे, और सभापति आ जाएगी बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोटेम स्पीकर, उसका राज्यसभा का प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। वो किसके रूप में शपथ लेता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेता, अलग से कोई शपथ नहीं लेता। मीन्स क्या हुआ, लोकसभा सदस्य की जो शपथ है सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर उसको दिला देगा एज ए मेंबर, और क्योंकि सब लोगों ने उसको चुन लिया कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष वो बने रहेंगे, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है, वो अपनी सीट को जो है डिजर्व कर लेता है, सीट को पा लेता है, और उसके बाद वो सबको क्या कर लेता है, शपथ दिलवा देता है, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ से, लोकसभा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के बारे में तो बता ही दिया आपको, कार्यकाल बता ही दिया आपको, कार्यकाल कितने साल का है लोकसभा का, 5 साल का है। सदस्यों का कार्यकाल भी कितना है, हाँ राज्यसभा का कितना है, 6 वर्ष का है सदस्यों का, राज्यसभा का नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एज इट इज आप लिख लो ना, कॉपी कर लोगे इसको आप, क्योंकि लोकसभा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलेगी हमारे पास। भाई कोई डाउट हो तो पूछ लो यार आप लोग। सब राज्यसभा के मेंबर की लेंगे ना, आप सुनो मेरी बात और समझो। राज्यसभा में जो मेंबर बनते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम होते हैं कि वो लोकसभा के सदस्य हों, क्योंकि उनको आगे कौन भेजा जाता है, राज्य विधानसभा भेजती है, तो राज्य विधान परिषद के ही जो मेंबर होते हैं वो उसको सुनते हैं। उपराष्ट्रपति हो तो उपराष्ट्रपति कैसे, हाँ हाँ राष्ट्र उपराष्ट्रपति, हाँ उपराष्ट्रपति तो अलग से लेगा ना, वो तो उपराष्ट्रपति है ना, वो मेंबर थोड़ा ना होता है। तो ये लो, आप आपकी जो है शांति प्रिय लिख दो, तो आपको शांति आ जाए कि शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि वैसे भी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लिख लो बस, दिलाता है।
वो चीजें याद रखो जो हमारे काम की, माइंड के अंदर है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा मत लेके आओ, क्योंकि लेवल देखो आप परीक्षा का। आपको आईएएस आरएस थोड़ा ना बनना दादा। आपको तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो आपके आपकी ये परीक्षा नहीं लेने वाला कि तुमको कितना आता है, वो बस ये पूछने वाला कि तुमको ये पता है क्या। हाँ, ये चीजें क्या धीरे धीरे बढ़ती चलती हैं, व्यवहार में आ जाती हैं। उसके में आई भी है, मुझे पता है, उसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और वो भी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यसभा के उम्मीदवार कैसे सुनते हैं? यहाँ आपने सुना देखा नहीं था क्या? राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं, वो सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। हाँ, विधानसभा का कोई भी सदस्य कोई भी रिकमेंड कर सकता है उसको। भाई विधान परिषद, राज्य में दो सदनें होती हैं, विधानमंडल होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सब में नहीं है, लेकिन विधानसभा तो भारत के सभी राज्यों में है। तो जिसको राज्यसभा का सदस्य को चुनाव बनना होगा, तो वहां की जो गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगी और अपने लोगों को बोलेगी कि तुम इसको क्या कर दीजिए, वोट दे दीजिए। अब उस विधानसभा में अपोजिशन वाले भी होंगे, तो वो उसके अगेंस्ट वोट डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम वोट तो किसकी तरफ से जाएंगे? सरकार की तरफ से। डेफिनेटली वही भेजेगा, क्योंकि उसी को संसद के अंदर, उसको अगर अपना वोट पावर बढ़ाना होगा तो उसको भेजना पड़ेगा लोगों को। अलग अलग दल नहीं, ऐसे थोड़े ना हो सकता है। वो सब अपने लोग भेजते हैं, अपने अपने लोगों को बता दे। भाई सेंटर गवर्नमेंट जो है, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। सेंटर गवर्नमेंट में जो पार्टीज होती हैं, वो अपने अपने मेंबर के बारे में स्टेट को बता देती है कि भैया कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, हमारा एक बंदे का चुनाव मैं आपके वहां से करवा रहा हूं और आप उसको वोट देना, आपको जिताना है उसको, ठीक है। जैसे जया बच्चन है, अभी सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी कहाँ से विधानसभा सदस्य है? राजस्थान से है। अब उसको राजस्थान से दूर से लेना देना संबंध ही नहीं है उसका। क्यों चुना गया उसको यहाँ से? क्योंकि उसकी मेंबरशिप जहां से थी वहां से जारी थी। अब उसको राज्यसभा में आपको वापस सदस्य बनाना है, तो आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर दूसरा सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। तो यहाँ पे जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस वालों ने कहा कि हम बनाएंगे इनको, आप भेजो। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे 4 सीटें खाली हुई थी, 4 सीटें खाली हुई, तो चारों की चारों सीटें, हाँ 4 सीटें, चारों की चारों सीटें जो है बीजेपी वालों को नहीं जा सकती थी, और एक सीट कांग्रेस को चली गई। तो कांग्रेस में किसको चली गई? इनको। अब ये सब क्या होता है, इनकी ट्यूनिंग सेट होती है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। ये हम आपस की जनता के सामने जितने भी लीडर्स होते हैं ना, ये लड़ते हैं, भिड़ते हैं, काटते हैं, लेकिन जब ये पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे, तो ये सब साथ होते हैं। किसमें? वोट के लिए? हाँ चाहिए ना। ठीक है, अगला लिखो। अब लोकसभा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहला फैक्ट्स है ना, पहला फैक्ट, हाँ वो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए आप, कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, जबकि कोई अन्य विधेयक हो, चाहे वो संविधान संशोधन से संबंधित ही क्यों ना हो, वो संविधान संसद के किसी भी सदन में जा सकता है। धन विधेयक के अलावा कोई सा भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव भी किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सबसे पहले कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। इसी तरह ये इसका एकाधिकार है, ध्यान रखना, ये लोकसभा का एकाधिकार है कि धन विधेयक अगर कभी आया है तो सबसे पहले मेरे पास ही आना चाहिए, उसके बाद राज्यसभा के पास। इसी तरह से उपराष्ट्रपति के महाभियोग, उपराष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव
सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, सभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। समझ आ रहा है आपको? उपराष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस में जाएगा? राज्यसभा। ठीक है। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। बहुमत दल मतलब या तो उसको सबसे ज्यादा सीटें वहां पे हो या उसको विश्वास प्राप्त हो वहां का। ठीक है। अगला पॉइंट, मंत्री परिषद, ये केवल इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लोकसभा के लिए ना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मीन्स ये, अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उसकी मंत्रिपरिषद अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन एक मंत्री इस्तीफा देगा तो मंत्रिपरिषद नहीं गिरेगी। लेकिन एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। मंत्री जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री चाहे तो अपना इस्तीफा अलग से किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को दे सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा लोकसभा के अंदर ही। ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसका है? का अधिकार राष्ट्रपति का है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जितना कुछ भी हमने पढ़ा है उन सबके ये मिनट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे आपको। अगला, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? पता नहीं कहां से लाते हो ये सब चीजें इतना पढ़ने के बाद भी। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, वो तो ऊ देखते याद आया, तो बोले क्यों नहीं पहले? जब इन्होंने सीजीआई बोला तब क्यों नहीं बोले? अरे छोड़ो। उपराष्ट्रपति को दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, बंद भोजाई बहन कुछ नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, एग्जाम अपना है, अपन को पास करना है। उपराष्ट्रपति को देता है उपराष्ट्रपति अविलंब लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
ठीक है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सदन के पटल पर लिखवाता है, सदन के पटल पर रखवाता है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कैग की रिपोर्ट को प्रस्तुत कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तुत करता है। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के निर्देश पर जो है ये प्रस्तुत करता है। ये लोकसभा के कम से कम 8 पॉइंट आए होंगे आपके पास, देख लो, आप काउंट कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लोकसभा के वो इन 8 में से निकल जाएंगे आपके। अगर ये अच्छे से समझ में अभी आना चाहिए, केवल रट्टा नहीं मारना है, समझना भी है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? दिलवाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ? कोई लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ दिलाता है क्या? क्या मतलब रहा फिर इतना पढ़ाने का? मैंने लिखाया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेता। कहाँ लिख रहा है? लिखा हुआ है ना उसमें, अलग से शपथ नहीं लेता। आपके पास लिखा हुआ है उसमें, देखो आप। सदस्य को दिलाता वो एज ए सदस्य, एज ए मेंबर। बस समझा भी तो रहा हूँ, लिखाने के साथ समझ पे ध्यान दो। ये लिखी हुई चीजें तो किताबें ही हैं, लेकिन एग्जामिनर किताब की लैंग्वेज को नहीं पकड़ता है, अंडरस्टैंड को पकड़ता है कि समझ में कितनी आती है राजनीति आपके। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष बन गया हमारे पास, प्रधानमंत्री आ गया क्या अब हमारे पास? आ गया। लिखो अब आ गया भाई, लोकसभा का बहुमत दल का नेता आ गया ना हमारे पास। लिखाया तो था बहुमत दल का नेता ही क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। चौथी या पांचवी बात होनी चाहिए वो। ठीक है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आ गया हमारे पास, यहां से हमारा प्रधानमंत्री शुरू हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में तो कोई भी विधेयक जा सकता है, लेकिन पहले कौन जाएगा? उपराष्ट्रपति का विधेयक जाएगा। संविधान संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लो, प्राइम, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है। आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 क्या होगा? राष्ट्रपति की क्योंकि 74 है, राष्ट्रपति के लिए है ये। ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में मंत्री परिषद के शब्द का उल्लेख कहीं है ही नहीं। ठीक है। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। शॉर्ट एंड स्वीट में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आर्टिकल किससे संबंधित है? के पद से संबंधित।
प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 74 में। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अब बताओ। बहुत बढ़िया राकेश जी। और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से में है? हे भगवान, वापस दे दो मेरे को मेरी शाबाशी आप। 52 में। उपराष्ट्रपति का 10 + 1 63 में, और इसका 8 जोड़ लो। कैसे? 74 में कितने जोड़ लोगे आप? 8 जो 63 में 8 जोड़ दोगे, 6 और 7 और 3 इधर हमारे इसमें आ जाएंगे आपके। फिर 11 छोड़ दो। जैसे देखो 11 52 में जोड़ा तो राष्ट्रपति, इसमें हमने 11 जोड़ा है ना, प्लस 11 किया तो आ गया 63, प्लस 11 किया तो कितना आ गया? 74 आ गया। इधर आ गया प्रेसिडेंट, इधर आ गया वाइस प्रेसिडेंट, और इधर आ गया पीएम आ गया, ऐसे। हाँ ठीक है, भूलना नहीं है आपको। कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। जब गवर्नर पढ़ाएंगे ना तब मैं और बताऊंगा आपको, इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स आएंगी, जब मैं राष्ट्रपति को इससे लिंक कर दूंगा।